बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन में हम अपना चैप्टर कैपेसिटेंस फिर से कंटिन्यू करेंगे। बस 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं कि अगर बाकी स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर लें, फिर उसके बाद अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे कि कैपेसिटर्स कैसे काम करते हैं, वो चार्ज कैसे होते हैं और डिस्चार्ज कैसे होते हैं। मैं बड़ी ही लेमैन टर्मिनोलॉजी में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा और इस बात की अंडरस्टैंडिंग ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जी एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो काम कैसे करेगा। हमारे पास 2 इस तरह से मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है जी। इस तरह के कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स मौजूद हों। इसके अलावा और बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, माइका कैपेसिटर्स, पेपर कैपेसिटर्स, अलग-अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। सो वी डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज़ दैट। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जी हमारे पास अक्सर तो एयर होती है सिर्फ, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एयर हो, कोई सा भी इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल, इस इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम हमने रखा हुआ है डाइइलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ही मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम एक प्लेट के ऊपर चार्ज इकट्ठा कर देंगे और दूसरी प्लेट पर उसके ऑपोजिट चार्ज इकट्ठा कर देंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को जाके न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। ये वाला नेगेटिव चार्ज मूव करके इस पॉजिटिव प्लेट पर नहीं जा पाएगा। वो इसलिए क्योंकि बीच में तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल बैरियर मौजूद है। ठीक है जी। इसका फ़ायदा क्या है? मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जी, हम एक मेटल की वायर ऐसे लेते हैं, दूसरी वायर ऐसे लेते हैं, इसको ले जाकर हम एक लैंप से कनेक्ट करते हैं और इसके रास्ते में एक स्विच लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इस स्विच को यहाँ से क्लोज़ किया जाएगा तो क्या होगा? अब ये होगा कि चार्ज पार्टिकल्स के पास मूवमेंट का एक रास्ता बन गया। हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस तो कोई मूवेबल एंटिटी नहीं है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अलबत्ता ऐसे पार्टिकल्स हैं कि वो मूव करके पॉजिटिव तक जा सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये स्विच क्लोज किया ना, ये नेगेटिव्स यहाँ से पॉजिटिव तक जाने की बजाय उनके पास अब ये रास्ता है जी। ये मूव क्यों करेंगे? इस प्लेट पर मौजूद जितने नेगेटिव्स हैं ना, वो सब ज़ाहिर-सी बात है कि एक-दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपल्शन की वजह से उनके पास अब एक रास्ता है कि वो रिपल्शन की वजह से मूव करके किसी ऐसी जगह चले जाएँ, जहाँ पर उनको कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट कर रही हो। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज उन्हें अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये नेगेटिव्स यहाँ से फ्लो करते हुए इस लैंप के थ्रू पास होंगे। अब ये लैंप काम कैसे करता था कि आप लैंप को ज़रा रिकॉल करें, लैंप इज़ लाइक अ फिलामेंट। इस फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत हाई है। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन रिपल्शन की वजह से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन की वजह से इस वायर में से पुश होंगे, पीछे से दूसरे नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले एक नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज जब इस हाई रेजिस्टेंस वायर में से मूव करेगा, तो ये हाई रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इन नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिर हीट में कन्वर्ट होती जाएगी, जिससे ये फिलामेंट हीट अप होगा। हीट अप होने की वजह से ये ग्लो करने लग जाएगा। तो जी नेगेटिव चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको देते हैं और फिर जब लैंप से बाहर निकलते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव को अपने पास खींच लेती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो जब ये सारे नेगेटिव्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ये वाली प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये नेगेटिव जब मूव करके इस पॉजिटिव प्लेट पर डिपॉजिट होंगे, तो वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलाकर न्यूट्रल चार्ज जनरेट करेंगे। इसका मतलब है कि इस प्लेट के ऊपर फिर इवेंचुअली कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ लेता हूँ एक ब्रेक, देखते हैं जी हमारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है या नहीं। ठीक है जी, आई एम ग्लैड अभी तक बातें सबको समझ आ रही हैं। अब्दुल्ला उस्मान कहते हैं सर इसका फायदा क्या है? जी फायदा मैं आपको बताता हूँ इन अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका फायदा भी बताता हूँ, उससे पहले जरा एक एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिकल सी बात मैं आपको यहाँ पर आई लाइक टू पॉइंट इट आउट टू यू। ध्यान से देखिएगा। जब इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की तादाद सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है, ठीक है? तो इनिशियली यहाँ से एक जो नेगेटिव चार्ज सबसे पहले निकलेगा, उस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है ना। जब इसको सबसे ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, तो ये बड़ी तेजी से मूव करेगा। इट्स गोइंग टू मूव वेरी फास्ट। इसका मतलब है इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, it allows the current to flow very quickly, it allows the charges to flow quickly। मतलब इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है, आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो शुरू में करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे, चार्जेस बड़ी तेजी से निकलेंगे। जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्ज कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो रिपल्शन है, ये भी कम होती जाएगी।
इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर यहाँ पर सर्किट में एक एमीटर लगाऊं, तो इनिशियली जब मैंने ये स्विच क्लोज किया तो मुझे एमीटर के ऊपर सबसे ज्यादा वैल्यू नजर आएगी, क्योंकि शुरू में सबसे ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। आपने देखा जैसे एक वाटर कूलर होता है, जब वो पूरा ऊपर तक भरा होता है और आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो पानी सबसे ज्यादा तेजी से बाहर आता है, सॉलिड स्ट्रीम होती है, ग्लास जल्दी भर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वाटर कूलर के अंदर पानी कम होता जाता है, वैसे वैसे पानी के बाहर निकलने की, एफ्लक्स कहते हैं इसको, एफ्लक्स, एफ्लक्स की स्पीड कम होती जाती है, एफ्लक्स कम होता जाता है। जैसे जब पानी खत्म हो जाता है तो पानी के बाहर निकलने की स्पीड भी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसी तरह ये चार्जेस जब शुरू में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुए हैं तो शुरू में सबसे जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा, बाद में इसके डिस्चार्ज होने की रफ्तार कम से कम होती जाएगी। अच्छा, इसी तरह चार्जिंग के केस में भी होता है, यानी कि जब ये चार्ज डेवलप हो रहा होता है। पिछली क्लास में मैंने चार्जिंग मैकेनिज्म थोड़ा बताने की कोशिश की थी, वही मैं एक दफा फिर से बताने लगा हूं, आपको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास एक स्विच है और इसको मैंने एक बैटरी से अटैच किया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ध्यान से सुनिएगा, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नहीं जी, लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। अभी आगे जाके जब मैं इसमें मैथमेटिक्स डालूंगा ना तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं काइंडली स्पेल दिस, अजीब सा वर्ड, पता नहीं कौन सा वर्ड, एफ्लक्स। अच्छा, एफ्लक्स, एफ्लक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट। एफ्लक्स का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी तेजी से बाहर निकल रही है। देन मैंने बोल दिया, तो मेरे नहीं था, मैंने बोल दिया। स्विच को हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है, आप देखें इनिशियली ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये न्यूट्रल है। बड़ी खूबसूरत बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाली पहली प्लेट न्यूट्रल है, दूसरी भी न्यूट्रल है, मतलब इनके ऊपर ओवरऑल कोई नेट चार्ज मौजूद नहीं है। मैं यहाँ से भी ये बैटरी पहला चार्ज, पहले चार्ज को पुश करके, पॉजिटिव को तो खैर पुश नहीं करते, सॉरी, नेगेटिव को यहाँ से पुश करके इस प्लेट पर डिपॉजिट करवाती है। पहला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाकर सेटल हो गया। अब जब दूसरा नेगेटिव चार्ज लेकर जाना है, इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी ने इस दूसरे नेगेटिव चार्ज को लेकर जाना है, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ तक पहुंचेगा, पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल करेगा। लेकिन क्योंकि बैटरी की रिपल्शन ज्यादा होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ऐसे करके डेवलप हो जाएगा। अब ये बैटरी ने क्या करना है, अगला नेगेटिव चार्ज पर्पल वाला, इसको पुश करके ले जाना है और कैपेसिटर की प्लेट पर प्लेस करना है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहां तक पहुंचेगा तो अब देखिए प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस पहले से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब ये आने वाले नेगेटिव चार्ज ने और ज्यादा रिपल्शन फेस करनी है। लेकिन चूंकि बैटरी की रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी, बैटरी ने इसको नेगेटिव चार्ज को यहाँ डिपॉजिट कर दिया। फिर उसके बाद ये अगला नेगेटिव चार्ज है जी, ये अगला नेगेटिव चार्ज बैटरी इधर लेकर पहुंचेगी यहां तक। अब देखेगी पहले से और ज्यादा रिपल्शन। इसका मतलब है, इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि बैटरी को आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्ज प्लेट पे डिपॉजिट करने में मसला होगा। मतलब शुरू में बैटरी बड़ी आसानी से चार्जेस को डिपॉजिट करती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्लेट्स की रिपल्शन बढ़ती जाएगी ना, बैटरी के नेगेटिव चार्जेस की डिपॉजिट करने की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ। लेट्स से दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज प्लेस्ड ऑन द मेटल प्लेट्स। मैं मजबूर हूं, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अभी ग्राफ ना दिखाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरा दिल कर रहा था मैं दिखा देता हूं। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था उस वक्त चार्ज ऑन द प्लेट भी जीरो था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा, यानी टाइम गुजरता जाएगा, वो चार्ज जो बैटरी डिपॉजिट कर सकती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। शुरू में बैटरी बड़ी आसानी से बगैर रिपल्शन के चार्जेस डिपॉजिट कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बैटरी पे मौजूद चार्जेस की रिपल्शन बढ़ती गई, वैसे वैसे बैटरी अब उतना फ्रीली या उतनी स्पीड से चार्जेस डिपॉजिट नहीं कर पाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्लेट के ऊपर इतने नेगेटिव्स आ चुके होंगे, प्लेट के ऊपर इतने नेगेटिव्स आ चुके होंगे कि मजीद नेगेटिव्स बैटरी की तरफ से आने में दुश्वारी का सामना होगा। यानी कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव्स और बैटरी की रिपल्शन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। दैट इज व्हेन यू कैन नॉट डिपॉजिट एनी मोर चार्ज ऑन इट। इस ग्राफ का ग्रेडियंट जरा एनालाइज करें, क्या है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, वाई एक्सिस पर है करंट चार्ज, एक्स एक्सिस पे है टाइम। देखिए ग्रेडियंट जो है ना वो है चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम, चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम। चार्ज ओवर टाइम क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर एमीटर लगाएं तो शुरू में जब इस पर कोई चार्ज नहीं है उस वक्त एमीटर की रीडिंग सबसे ज्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एमीटर की रीडिंग डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि करंट कम होता जा रहा है। ग्रेडियंट देखो शुरू में ज्यादा है ना, बाद में ग्रेडियंट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट करंट इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, फिर एक वक्त आएगा कि चार्ज इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि बैटरी की जो रिपल्शन थी जिसकी वजह से वो मजीद चार्जेस डिपॉजिट कर रही थी, वो रिपल्शन और इन चार्जेस की रिपल्शन दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी कि जिसके अंदर चार्जेस अब मजीद डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। जी अब्दुल्ला, आपको मेरी बात समझ आई है? ओके, तो अब ये नेगेटिव चार्ज
एक वक्त आएगा कि मजीद इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, वहां पहुंचकर इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चार्ज हो चुका है। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा ना, सबसे बड़ा फायदा कैपेसिटर का ये है जी, इट असिस्ट्स इन डिक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस। कैसी खूबसूरत बात है, असिस्ट इन डिक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस, और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं करंट सर्ज। फ्लक्चुएशन लफ्ज से आप वाकिफ होंगे, शायद करंट सर्ज से वाकिफ ना हो। सर्ज कहते हैं जी जब हम किसी डिवाइस को स्विच ऑन करते हैं ना, या स्विच ऑफ करते हैं। जब ऑन करते हैं तो सर्किट में अचानक करंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक एक डिवाइस हीट अप नहीं होती, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। लेकिन जब डिवाइस ऑन हो जाती है, थोड़ी देर तक ऑन रहती है, जैसे फिलामेंट लैंप है, जब वो हीट अप हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो फिर करंट की वैल्यू थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आ जाती है। अब करंट सर्ज का मतलब होता है अ फ्लो ऑफ लार्ज करंट व्हेन अ डिवाइस इज स्विच्ड ऑन। अब वो लार्ज करंट जो है ना, इंटरनल मशीनरी जो सर्किटरी हमने बनाई है, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज दैट सर्किटरी इज डेलिकेट। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं जो कि एकदम से बहुत हैवी करंट फ्लो होने से बचाता है। और इसी तरह जब हम एक चलती हुई डिवाइस को स्विच ऑफ करते हैं, तो अचानक करंट जीरो होता है। तो ये जो अचानक अचानक जब करंट का बढ़ना या कम होना, ये डिवाइस के लिए डेंजरस हो सकता है। तो कैपेसिटर का काम ये होता है कि वो जब डिवाइस ऑन की जाए, तो पहले कैपेसिटर चार्ज हो, फिर उसके बाद जब डिवाइस ऑफ करते हैं, बेशक सप्लाई करंट जीरो हो जाए, कैपेसिटर थोड़ा थोड़ा करंट उस डिवाइस को देता रहता है। इट इज लाइक आपको चर्च की आदत हो जाए, आपसे अचानक एक दिन कहा जाए जी आप चर्च छोड़ दें, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी ना, विदड्रॉल सिम्टम्स महसूस होंगे। सो दे स्लोली डिक्रीज योर डोजेज फॉर अ सेफ रिकवरी। तो कैपेसिटर का भी यही काम होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ होता है ना, कैपेसिटर वो चार्ज डोनेट करता जाता है, ताकि डिवाइस को अचानक से जीरो करंट ना मिले। ठीक है, ये हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल होता है। आपका सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है। आप जिस फोन के ऊपर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें भी कैपेसिटर लगे हुआ करते थे। अब तो नहीं, खैर अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है। लेकिन हर एनालॉग डिवाइस जो है, जैसे कि पंखे हैं, पुरानी ट्यूब लाइटें हैं, जो भी पुरानी डिवाइसेस होती थी ना, उनमें कैपेसिटर लगते थे, ताकि उनमें करंट अचानक से बहुत ज्यादा या अचानक से बहुत कम ना हो जाए। अब्दुल्ला उस्मान, आपको इस बात से होपफुली अपना जवाब मिल चुका होगा। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। जरा मैं आपके लिए इरशाद कर दूं, कैपेसिटेंस क्या चीज हुआ करती थी। डिफाइन हमने पिछले लेसन में किया था, लेकिन फिर कर लेते हैं। कैपेसिटेंस, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन करेंगे, C = Q/V। पेपर में भी आपने यही लिखना है जी, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना पीडी डिपॉजिट हो और उसकी वजह से डेवलप हो, और उसकी वजह से कितना चार्ज उसके ऊपर एस्टेब्लिश हो, उन दोनों के रेशो को हम वोल्ट्स कहते हैं। अब्दुल्ला उस्मान कह रहे हैं, सर अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है बीच में, तो करंट उसके थ्रू जा ही कैसे रहा? कैसी खूबसूरत बात है कि कैपेसिटर की फंक्शनैलिटी समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में है जी इस तरह से एक गुलाबी रंग का इंसुलेटिंग मटेरियल। ये इंसुलेटिंग मटेरियल, इस इंसुलेटिंग मटेरियल का काम सिर्फ ये है कि वो ये इधर वाली प्लेट को और इधर वाली प्लेट को डायरेक्ट कांटेक्ट से रोक देता है। यानी कि जब ऊपर देखते हैं
इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू फ्लो करके पॉजिटिव पे नहीं जा सकता, मजबूरन ये नेगेटिव इधर से आके हमारी डिवाइस के अंदर से गुजर के पॉजिटिव तक जा सकेगा। इस इंसुलेटिंग मटेरियल का काम ये होता है कि ये चार्जेस को आइसोलेटेड रखता है। जी अब्दुल्ला, समझ आई बेटे? इसके थ्रू चार्ज नहीं जा रहा, दूसरे रास्ते से चार्ज डेवलप मूव कर रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो मैंने आपको चार्जिंग बताई, इधर मैं आपको डिस्चार्जिंग बता रहा था, तो जरा डिस्चार्जिंग का भी एक ग्राफ आपको जल्दी से बता देता हूँ। डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो हम देखते हैं कि चार्ज और टाइम कैसे वेरी करता है। शुरू में जब टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कैपेसिटर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर चार्ज हुआ है, तो शुरू में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज शुरू में सबसे ज्यादा, रिपल्शन सबसे ज्यादा है। टाइम गुजरने के साथ साथ चार्ज के फ्लो होने की जो रफ्तार है, स्पीड है, डिस्चार्जिंग की जो स्पीड है, वो कम होती जानी चाहिए। इसीलिए, और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि सर्टेन टाइम पर चार्ज फिर 0 हो जाए। तो मेरा जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द डिसचार्जिंग ग्राफ, और पीछे जो आपको दिखाया था ये वाला, ये चार्जिंग ग्राफ है। ये कर्व इसलिए बन रहे हैं कि ये चार्जिंग, इनका ग्रेडियंट करंट के बराबर है। हम हर एक्सपेरिमेंट के दौरान करंट की वैल्यूज को नोट करते हैं। शुरू में करंट ज्यादा होता है, फिर करंट कम होता है, लेकिन ये चेंज लीनियर नहीं होता। ये चेंज शुरू में ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा होती है, बाद में ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती जाती है। दैट इज वाई इट्स अ कर्व। अगर लीनियर होता तो इसका मतलब था करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जो बात लॉजिकली भी डजंट मेक सेंस। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, C इक्वल्स टू Q बाई V। Q इज चार्ज, इसका यूनिट है कूलम। V वोल्ट्स है जी, इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। एंड C इज कैपेसिटेंस, इसका यूनिट होता है फैरेड। आपसे अक्सर कहते हैं जी, बताएं, डिफाइन करके बता दें फैरेड क्या है। यानी अब वो आपसे कह रहे हैं कैपेसिटेंस ना बताएं, ये बताएं 1 फैरेड क्या है। 1 फैरेड, साथ आपने नोटिस किया मैंने 1 बाद में खुद लिखा अलग से। 1 फैरेड क्या होता है, हम बोलेंगे व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज डिपॉजिट्स across a potential difference of 1 volts, a capacitance of 1 farad is established। जी, तो ये हमारा आंसर है 1 फैरेड का। अगर 1 फैरेड की बजाय सिर्फ फैरेड कहे, तो फिर ये 1 कूलम कहने की बजाय आप बोलें व्हेन चार्ज डिपॉजिट्स अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर व्हेन कूलम्ब डिपॉजिट्स पर यूनिट वोल्ट। ये हमारे पास फैरेड है। फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने एक स्विच लगाया, एक बैटरी लगाई, और यहां पर इनके दरमियान में मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया। राइट नाउ दिस वोल्ट मीटर इज शोइंग मी अ 0 वैल्यू राइट नाउ, क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं है। जब हम इस स्विच को यहां से क्लोज करते हैं तो क्या होगा, तो ये चार्ज इन पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता V इक्वल टू 0 से बढ़ती चली जाएगी। जब हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें जिसमें यहां पर हो Q और यहां पर हो V का यूनिट V है, चार्ज का यूनिट कूलम है, हम ये नोटिस करेंगे कि जब चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी 0 है।
चार्ज बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, और चार्ज बढ़ता है तो और वोल्टेज बढ़ता है। यानी कि इस फॉर्मूला के मुताबिक C इक्वल्स टू क्यू बाई वी के मुताबिक Q इक्वल टू सी वी होगा। इस Q का इस V के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, सो इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से चार्ज और वोल्ट्स का जो ग्राफ बनेगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अब नेचुरली जहां पर भी ग्राफ आता है वहां पर ग्रेडियंट का जिक्र करना जरूरी है। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट है चार्ज पर यूनिट वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू कूलम्स, सॉरी दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन फैरेड, माय बैड, सॉरी। ओके, सो एक कैपेसिटर पर डेवलप हो रहा चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ग्राफ में दिखाया जाए तो ग्रेडियंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं। Okay, there is one last thing for this video I would like to tell everybody who's watching me. हम सर्किट को कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग अ कैपेसिटर। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ ये एक कैपेसिटर लगाया गया है, और यहाँ पर एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच क्या होता है जी, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, अ टू वे स्विच इज समथिंग that attaches two terminals at the same time। ध्यान से देखें, ये अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो राइट नाउ इन दिस पोजीशन जो मैंने यहाँ पर स्विच की बना के दिखाई है, ए बी कनेक्शन पर, ए बी कनेक्शन पर असल में ये वाला पोर्शन जो कैपेसिटर सर्किट का है ये काम करेगा। यानी कि राइट नाउ द बैटरी इज ओनली वर्किंग टू चार्ज द कैपेसिटर। ओके, बैटरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चार्ज इस कैपेसिटर पर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम इस स्विच को यहाँ बी वाली पोजीशन से फ्लिप करके सी वाली पोजीशन पर लेकर आएंगे, दैट्स व्हेन द बैटरी इज गोइंग टू stop working, that's when the battery is going to stop supplying some energy to the lamp, to the capacitor, and now the capacitor is going to supply some energy to the lamp। okay, यानी एक वक्त में ये बैटरी पहले कैपेसिटर को चार्ज करती है, ठीक है, दो काम एक साथ नहीं हो रहे होते। यानी कि ये वाला कैपेसिटर कभी भी इस लैंप के साथ सीरीज में अटैच नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि फिर ये जो बैटरी है ये इस लैंप तक करंट नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि इसके बीच में तो ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद है। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अब्दुल्ला। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। See you in our next class. Allah Hafiz.